हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के ऊपर। और ये इसके ऊपर हमारा फोर्थ वीडियो है। और यदि हम बात करें ईएमआरएस पीजीटी हिस्ट्री की, तो ये इसके ऊपर हमारा 15th वीडियो है। यदि इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं यायावर साम्राज्य के संबंध में। देखिए, इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी चंगेज खां के जीवन वृत्त, जिसके अंतर्गत हमने चंगेज खां के प्रारंभिक जीवन, साथ ही इसकी विजय और साम्राज्य विस्तार के ऊपर चर्चा की। और आज हम चर्चा करेंगे कि चंगेज खां के जो बाद में जो इसके उत्तराधिकारी आते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, चंगेज खां की जो मृत्यु है ये हो जाती है 1227 ईस्वी में। और जो चंगेज खां की जो पत्नी थी उसका नाम था बोल्टे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका अपहरण भी कर लिया गया था और चंगेज खां ने अपने मित्रों की सहायता से उसको वापस छुड़वाया था। तो वैसे तो चंगेज खां की बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत सारे ही पुत्र थे, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे बोल्टे के पुत्रों की बात करेंगे, जिनकी संख्या थी 4, क्योंकि चंगेज खां के द्वारा इन्हीं अपने 4 पुत्रों के अंतर्गत साम्राज्य का बंटवारा किया था। तो हम यहाँ पर केवल उनके 4 पुत्रों की चर्चा करेंगे। और बोल्टे और चंगेज खां का जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह होता है चोजी, दूसरे नंबर का बेटा होता है चगताई, तीसरे का होता है ओगोदेई, और चौथे नंबर का और सबसे छोटा बेटा होता है इसका तोलोय, या इसे तलुई भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, इसको कुछ इतिहासकार तोलोय कहते हैं, कहीं पर आपको तलुई लिखा मिलेगा और कहीं पर आपको तुलुई लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, चंगेज खां की जो मृत्यु हुई थी उससे पहले ही चंगेज खां है वह अपने साम्राज्य का बंटवारा 4 भागों में कर देता है, अपने 4 बेटों के अंतर्गत कर देता है। यहाँ पर जो चंगेज खां का जो सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी, उसको प्राप्त होता है रूस का स्टेपी प्रदेश। और ये जो इनको जो प्रदेश प्राप्त हो रहे हैं इनको कहा जाता है उलूस कहा जाता है। उलूस से तात्पर्य होता है अधिकृत भूमि हो गया। यहाँ पर अधिकृत भूमि, इन उलूस की कोई निश्चित सीमा नहीं होती थी, जहां तक इनके जो घोड़े विचरण करते थे वो क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था। दूसरा जो बेटा होता है चगताई, इसको तुरान का जो स्टेपी प्रदेश है वो प्राप्त होता है, साथ ही पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र प्राप्त होता है। देखिए, चंगेज खान ने अपने तीसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसका नाम था ओगेदेई। देखिए, ओगोदेई से भी बड़े 2 होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर चोजी आ जाता है और दूसरे नंबर पे आ जाता है चगताई आ जाता है। इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित ना कर चंगेज खान वो अपने तीसरे नंबर का जो बेटा होता है ओगोदेई, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और जब ओगोदेई को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है तो यह महान खान की उपाधि धारण करता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर देखा कि चंगेज खां के आगे भी जो टाइटल है वो खान लगता है, और चंगेज खां ने भी महान खान की उपाधि धारण की थी। इसके बाद में भी जो शासक बनेंगे वो सब महान खान की उपाधि धारण करते हैं। तो यहाँ पर जो खान है इसका जो संबंध है वो धर्म से नहीं है। खान से तात्पर्य होता है मंगोलों के जो सूरवीर होते थे उनको खान कहा जाता था। और यहाँ पर जो खान नाम की उपाधि है केवल वे ही धारण करते थे जो शासक होते थे। जो मंगोल शासक होते थे वे ही खान की उपाधि धारण करते थे। और ओगदेई ने अपनी जो राजधानी है यह स्थापित की थी कराकोरम में। और चंगेज खां का जो चौथे नंबर का जो बेटा होता है तोलोई, जिसे तलुई के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो भूमि प्राप्त होती है, इसको जो उलूस प्राप्त होता है, वह उलूस प्राप्त होता है इसको जो इसकी जो पैतृक भूमि होती है मंगोलिया, जहां पर वर्तमान में मंगोलिया देश बसा हुआ है, तो ये क्षेत्र है इसके जो चौथे नंबर का जो बेटा होता है तलुई, उसको प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चंगेज खां का वंश ट्री दिखाया हुआ है, ये चंगेज खां है। चंगेज खां के यहाँ पर 4 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी, दूसरे नंबर का चगताई, तीसरे नंबर का ओगदेई और चौथे नंबर का होता है तलुई। यहाँ पे चोजी की बात करें तो चोजी का बेटा होता है बातू, बातू के फिर होता है बरके। यहाँ पर हम बात करें चगताई की तो चगताई के यहाँ पर किसी भी उत्तराधिकारी या बेटे का नाम नहीं दिया हुआ है। तीसरे नंबर का ओगदेई होता है, जिसको चंगेज खां का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। कि मृत्यु के बाद में इसका जो बेटा होता है गोमुख, वह मंगोलों का शासक बनता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब गोमुख की मृत्यु हो जाती है तो ये जो चोजी के जो वंशज होते हैं ओगोदेई के वंश को सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो तलुई वंश है ये शक्तिशाली बन जाता है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में इसी वीडियो में करेंगे। और तलुई के 4 बेटे होते हैं। पहला होता है मोंके, दूसरा होता है कुबलई खां, तीसरा होता है हलाकू और चौथा होता है आरिक बोके। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस करेंगे
कि यहाँ पर कुछ जो शासक हैं उनके वहां पर आपको सर के ऊपर टर्बन दिखाई देगी, पगड़ी जैसा कुछ दिखाई देगा, जबकि बाकी जो है वो गंजे दिखाई देंगे, उनके जो सिर हैं वो मुड़े हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये यहाँ पर ये जो इनमें जो डिफरेंट दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आप सर पर जो टर्बन देखेंगे ये केवल उन्हीं पे देखेंगे जो मंगोलों के आगे जाकर शासक बनते हैं, उन्हीं के ऊपर ये टर्बन है। बाकी जो लोग होते हैं वो उनका जो चित्र दिखाया हुआ है यहाँ पर वो सिर मुंडा हुआ दिखाया गया है, अर्थात जो उनको गंजा दिखाया हुआ है। और जिनके ऊपर टर्बन है उन्होंने महान खान की उपाधि धारण की थी, अर्थात वो मंगोलों के शासक रहे थे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो तलुई है, बरके है और आरिक बोके है। इन तीन की आपको कोई भी चित्र प्राप्त नहीं होगा और उसकी वजह है कि इन तीनों की कोई भी जो मूर्ति है वो प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए इस वंश ट्री में भी इनके कोई चित्र नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं ओगेदेई की। देखिए ओगेदेई का जो शासनकाल है ये रहा था 1227 से 1241 ईस्वी के मध्य में। जैसा कि हमने देखा कि चंगेज खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो तीसरे नंबर का जो बेटा होता है ओगेदेई उसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है और ये मंगोलों का 1227 से 41 ईस्वी के मध्य में मंगोलों का शासक रहा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ओगेदेई की मृत्यु हो जाती है तो ओगेदेई का बेटा होता है गोमुख, वह शासक बनता है और इसका जो शासनकाल होता है ये 1246 से 49 के मध्य में होता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है, गोमुख की मृत्यु के बाद में जो चंगेज खां का सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी, उसका बेटा होता है बातू, इसके द्वारा ओगदेई वंशजों का समर्थन करने से मना कर दिया जाता है, अर्थात इनकार कर दिया जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं कि जब 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है तो 1249 ईस्वी तक यहाँ पर जो शासन होता है वह होता है ओगोदेई वंश का शासन होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चंगेज खां का जो सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी और इसके अतिरिक्त ओगेदेई, इन दोनों के जो वंशज हैं वो साथ मिलकर शासन करते हैं। लेकिन जैसे ही 1249 ईस्वी में गोमुख की मृत्यु हो जाती है तो चोजी है वो इनका समर्थन करने से मना कर देता है और यहाँ पर जो सबसे छोटा बेटा होता है चौथे नंबर का जो तुलुई होता है उसके पास में शक्ति चली जाती है और यहाँ पर जो सबसे शक्तिशाली वंश होता है वह हो जाता है तलुई वंश हो जाता है। लेकिन 1260 में आप देखेंगे कि चंगेज खां के जितने भी बेटे थे उन सब में संघर्ष शुरू हो जाता है और ये लोग अपना अपना राजवंश स्थापित करते हैं। तो जब गोमुख की मृत्यु के बाद में शक्ति तुलुई वंश के पास में चली जाती है तो तुलुई के दो बेटे होते हैं, एक मोंके और एक होता है कुबलई। इसके अतिरिक्त दो और बेटे होते हैं, उनकी हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो पहले जो शासक बनता है वह मोंके बनता है और उसके बाद में जो उसका दूसरे नंबर का बेटा होता है कुबलई खां, वह शासक बनता है। कुबलई खां एक महान शासक था और इसी के दरबार में जो इटली का यात्री था मार्को पोलो वह आया था। अब हम चर्चा करते हैं कुबलई खान की चर्चा करते हैं। तो देखिए कुबलई खान का जो शासन है ये 1260 ईस्वी में होता है और ये जो वर्तमान में पेकिंग है जो चीन में पड़ता है यहाँ पर अपना राज्यरोहण करता है और ये उपाधि धारण करता है महान खान के। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि 1227 से और 60 तक हम देखेंगे तो चंगेज खान के जो वंशज होते हैं उनमें आपको एकता दिखाई देगी और तीन महान खान ओगेदेई, गोमुख और मोंके का आप शासन देखेंगे। लेकिन 1260 ईस्वी के बाद में इनकी एकता का विखंडन हो जाता है और ये अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। देखिए 1260 से आप पहले देखेंगे तो 1260 से पहले जो भी पिता के द्वारा इनको जो संपत्ति प्राप्त होती थी उसका केवल ये बंटवारा करते थे और साथ मिलकर शासन करते थे। लेकिन 1260 के बाद में आप देखेंगे तो इनके अंतर्गत व्यक्तिगत राजवंश स्थापित करने की भावना आ जाती है और ये सब अपने अपने जो उलुस अर्थात जो अधिकृत भूमि होती है उसको बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं, उत्कृष्ट चारा भूमि को बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं और यहाँ पर एक भावना डेवलप हो जाती है व्यक्तिगत राजवंश की। चंगेज खां के जितने भी बेटे थे वह सब अपना अपना राजवंश स्थापित करना चाहते थे और यही वजह थी कि 1260 के बाद में जो चंगेज खां के जो वंशज हैं वो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं, अलग अलग वंशों में विभक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो तीन वंश है वो प्रमुख हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तोलुइद वंश की चर्चा करते हैं। तो तोलुइद वंश है ये चंगेज खां का जो चौथे नंबर का जो बेटा होता है तलुई उसके वंशजों के द्वारा स्थापित किया जाता है। यहाँ पर दो वंश आपको मिलेंगे, एक तो चीन का युआन वंश मिलेगा और एक मिलेगा आपको ईरान का इल्खानी राज्य। तो यहाँ पर जो तलुई वंश है इसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी भी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक युआन वंश और एक आ जाता है इल्खानी राज्य। चगताई जो चंगेज खां का दूसरे नंबर का बेटा होता है इसके द्वारा एक अलग वंश की स्थापना की जाती है जो चगताई के नाम से ही जाना जाता है और इसका जो उलूस या अधिकृत जो भूमि क्षेत्र होती है उत्तरी तुरान के जो स्टेपी क्षेत्र है वो आ जाते हैं जिसके अंतर्गत जो आधुनिक तुर्किस्तान है वो आ जाता है।
तीसरा जो प्रमुख वंश था, ये इसका जो सबसे बड़ा बेटा होता है फर्स्ट नंबर का चोजी, उसके द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे चोजिद के नाम से जाना जाता है। इसका जो उलूस होता है वह होता है रूस का जो स्टेपी क्षेत्र होता है वह होता है। और इसके जो वंशज हैं ये गोल्डन हॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात सुनहरे गिरोह के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि चंगेज खां का जो पहले नंबर का बेटा है उसका अलग वंश हो जाता है, सेकंड नंबर के बेटे का अलग वंश हो जाता है, और फोर्थ नंबर के बेटे का अलग वंश हो जाता है। थर्ड नंबर का जो बेटा होता है ओगेदेई, ये पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के बाद में इनकी जो शाखा है ये तोलुइद में जाके मिल जाती है। यहाँ पर जो चंगेज खां के सबसे छोटा बेटा होता है तोलुइद, उसी की शाखा में जाकर ये ओगेदेई हैं ये जाकर मिल जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे साम्राज्य विस्तार की। चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे। तो चंगेज खां की मृत्यु के पश्चात जो साम्राज्य विस्तार है इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला चरण है ये 1236 से 1242 ईस्वी के मध्य में आता है। इसके अंतर्गत जो साम्राज्य विस्तार है ये रूस के स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार, कीव, पोलैंड और हंगरी की तरफ किया जाता है। दूसरा चरण होता है साम्राज्य विस्तार का, ये 1255 से 1300 के मध्य में होता है। ये जो साम्राज्य विस्तार है इसके अंतर्गत आप समस्त चीन आ जाता है, इराक, ईरान आ जाता है और सीरिया आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मंगोलों का जो साम्राज्य विस्तार है चंगेज खां के पश्चात में उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है 1236 से 42, जिसके अंतर्गत रूस और बुल्गार, कीवी जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। दूसरा जो चरण है ये 1255 से 1300 के मध्य में आ जाता है, जिसके अंतर्गत चीन, इराक, ईरान और सीरिया का क्षेत्र है ये मंगोलों के अधीन आ जाता है। देखिए इस साम्राज्य विस्तार को हम मैप की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर में जो मैप दिखाई दे रहा है यह है आधुनिक मंगोलिया है, आधुनिक मंगोलिया है। और इसके दक्षिण में आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये चीन देश है, अर्थात ये हम कह सकते हैं कि चीन के उत्तर में आधुनिक मंगोलिया स्थित है और मंगोलिया के उत्तर में स्थित है रूस। तो ये तो हो गई इसकी आधुनिक भौगोलिक स्थिति हो गई। अब हम चर्चा करते हैं कि मंगोलों के समय जो इसका जो साम्राज्य विस्तार था वो कैसा था। तो देखिए जब हमने चंगेज खां का प्रारंभिक जीवन, विजय और विस्तार पढ़ा था तो उसमें भी हमने इस मैप की चर्चा की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जो डार्क ग्रीन भाग है, ये जो भाग है यह वह भाग है, इस भाग में जो साम्राज्य विस्तार किया गया था ये चंगेज खां के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आप इसके अलावा जो लाइट ग्रीन भाग देखेंगे जिसमें रसिया का क्षेत्र आ जाता है, पर्सिया अर्थात जो इराक ईरान वाला क्षेत्र आ जाता है, इसके अतिरिक्त ये चीन वाला जो क्षेत्र आ जाता है, इसका जो विस्तार है ये चंगेज खां के बाद में किया गया था। थोड़ा और अधिक हम डेप्थ से देखेंगे तो हमने देखा कि चंगेज खां के चार बेटे हैं। सबसे बड़ा होता है चोजी, दूसरे नंबर का होता है चगदाई, तीसरे नंबर का होता है ओगोदेई और चौथे नंबर का होता है तलुई। तो जो चोजी होता है इसका जो साम्राज्य होता है 1260 के बाद में हमने देखा कि तीन भागों में डिवाइड हो जाते हैं। ये होता है रूस का जो स्टेपी क्षेत्र होता है वो आ जाता है। ये जो साम्राज्य है ये इसके सबसे बड़े बेटा होता है चोजी, उसके अंतर्गत आ जाता है, जिसे गोल्डन हार्ड के नाम से जाना जाता है। दूसरा बेटा होता है चगताई, इसका जो साम्राज्य है ये तुरान के जो स्टेपी प्रदेश होते हैं और या हम कह सकते हैं आधुनिक जो तुर्किस्तान है उसका जो क्षेत्र आ जाता है यह आ जाता है चगताई के अंतर्गत आ जाता है। तीसरे नंबर का जो बेटा होता है ओगेदेई, ये पराजित हो जाता है और इसकी जो शाखा है ये तलुई वंश में जाके सम्मिलित हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा कि तलुई वंश की फिर दो शाखाएं होती हैं, एक तो युआन शाखा होती है और दूसरी होती है इलखान। तो तलुई वंश की जो युआन शाखा है, ये जो युआन शाखा है जहां पर कुबलई खान का शासन होता है, कुबलई खान जिसे महान खान के नाम से भी जाना जाता है, उसका जो शासन होता है वो चीन के आसपास में होता है। और जो इलखानी जो शाखा है इसकी, इसका जो साम्राज्य होता है यह होता है इराक ईरान के आसपास होता है। अब हम देखेंगे कि 1260 के दशक के बाद में जो मंगोलों का जो साम्राज्य विस्तार है वो पश्चिम की तरफ कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इसकी पराजय होती है, मिस्र की जो सेना होती है उससे इसकी पराजय भी हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे कि 1260 के बाद में मंगोलों के द्वारा पश्चिम की तरफ जो साम्राज्य विस्तार किया जा रहा था उसकी गति धीमी हो जाती है। यहाँ पर पश्चिम से तात्पर्य होता है यूरोप से। तो देखिए इसके दो कारण थे। पहला कारण तो था कि मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मंगोलों के अंदर व्यक्तिगत राजवंश स्थापित करने की भावना आ जाती है और ये अनेक वंशों में विभाजित हो जाता है। तो शुरुआत में तो हम देखते हैं कि इसकी जो दो पीढ़ियां होती है चोजी और ओगदेई, ये मिलकर शासन करती हैं और यहाँ पर आपको एकता दिखाई देगी। और यह एकता दिखाई देती है 1227 से लेकर 60 तक दिखाई देती है। और 1260 के बाद में जो चंगेज खां के जो वंशज होते हैं उनमें आपको डिवाइडेशन दिखाई देगा। और यही वजह थी कि इन्होंने यूरोप की तरफ अभियान करना अर्थात पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करने की अपेक्षा
अपने हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण समझा। दूसरा कारण था, चौथे नंबर का जो बेटा होता है तलुई, जिसकी शाखा होती है तोलुइद, उसके द्वारा चोजी और ओगदेई वंशों को कमजोर करना शुरू कर दिया जाता है। तो ये दो कारण होते हैं जिनकी वजह से 1260 के बाद में जो मंगोलों का जो साम्राज्य विस्तार है, ये पश्चिम की तरफ न होकर और ये मुख्यतः होता है चीन की तरफ। देखो, इसका मतलब ये नहीं था कि मंगोलों का साम्राज्य विस्तार रुक जाता है, लेकिन 1260 के बाद में आप देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य विस्तार है यूरोप अर्थात पश्चिम की तरफ नहीं होता, ये होता है अब पूर्व की तरफ होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंगेज खां का जो सबसे छोटा बेटा होता है तलुई, उसका बेटा होता है मोंके, अब सत्ता उसके हाथ में आ जाती है और 1250 के दशक में इन्होंने जो अपने अधिकतर अभियान किए वह हैं किए ईरान की तरफ किए। एक तो ये कारण हो जाता है कि इनका ध्यान है वो ईरान और चीन की तरफ हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि 1260 के दशक में तुलुई वंशों ने चीन में अपने हितों की वर्दी की और उसी समय सैनिकों की रसद और सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया जाता है। और यही वजह थी कि इन्होंने जो मिस्र की सेना के सामने अपनी जो सेना की टुकड़ी भेजी वह छोटी और अपर्याप्त थी, और यही वजह थी कि मिस्र की सेना के सामने इनको पराजित होना पड़ा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगोलों की मिस्र के साथ पराजय और तोलोई जो परिवार होता है इसकी चीन के प्रति जो बढ़ती हुई रुचि है, उसी की वजह से इन्होंने पश्चिम की ओर है जो विस्तार करना है वो बंद कर दिया था, अर्थात वो विस्तार है वो रुक जाता है। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर देखेंगे कि चंगेज खां का सबसे बड़ा बेटा होता है चोजी, इसके वंशज, और सबसे छोटे बेटे तलुई के वंशज के बीच में आंतरिक झगड़े हो जाते हैं, और ये झगड़े होते हैं रूस और चीन की सीमा को लेकर होते हैं। इसी वजह से जो चोजी वंश है इसका ध्यान है ये यूरोप की तरफ से हट जाता है, यूरोप के अभियानों की तरफ से इसका ध्यान हट जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगोलों का यहाँ पर साम्राज्य विस्तार रुक जाता है। इसके जो अभियान है वो चीन की तरफ चलते रहते हैं, कभी भी शिथिल नहीं होते हैं, और इसी का परिणाम था कि इन्होंने चीन को एकीकृत कर दिया। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की चंगेज खां के बाद में जो उसके वंशज होते हैं किस प्रकार से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, उनकी एकता और विखंडन के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के जो क्लास नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं, अब से हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चलेंगी। किसी कारणवश से जो क्लासें हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी, और अब एग्जाम डेट है वो भी आपकी जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी EMRS की। इस एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक यू।